हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम अहमद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साइलेंट फीचर्स पढ़ना। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था कि ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये कहाँ से इमर्ज हुआ, इसकी इवोल्यूशन प्रोसेस क्या थी, और हमने साथ साथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इमर्जेंस होने के कारण को भी समझा था, जिसमें हमने ऑयल क्राइसिस के चलते वॉर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या ज़रूरत थी ओपनिंग अप करने की इकोनॉमीज की। इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रेगन, आपको ये दोनों का नाम पता होगा। मार्गरेट थैचर वो द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है 20th सेंचुरी की। और इन्हीं के जो है आप देखेंगे साथ में, मतलब साथ में नहीं, कंटेम्प्रेरी आप कह सकते हैं, रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन जो है यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर दोनों जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में बुक्स भी लिखी गई है, क्योंकि ये दोनों भी साथ में कोऑर्डिनेट करके इन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट किए, जिससे आपको देखने को मिलता है कि उस टाइम पे ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो एक टाइम पे स्टेगनेंट हो चुकी थी। लेकिन मार्गरेट थैचर, उन्होंने कुछ इस तरीके के यू कैन से पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि एक हाई ग्रोथ जो है नजर आई। सिमिलरली विद रोनाल्ड रेगन, ही ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज इन यूएस। ठीक है, तो ये दोनों भी अपने अपनी कंट्री के हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और ये ही जो है रिस्पॉन्सिबल है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के इवॉल्व होने के। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज अल्टीमेटली क्या होता है कि एक सोसाइटी में इकोनॉमी किस तरीके की चल रही है वो बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट करने वाली है, सोशल स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, क्योंकि कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता है। एक जो सोसाइटी होती है वो एक पूरी एक होल होती है, और उसमें जो है कोई भी चीज़ जो है आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब ये पॉलिसीज निकल कर आ रही थी तो इस पॉलिसी से हमें देखने को मिलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इम्पैक्ट होता है। अब जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इमर्ज होकर आया है, इसके अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको पता होती है क्या होती है? इसमें एफिशिएंसी बात हो रही थी कि डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो भी सर्विसेज आप देंगे, ये यहाँ पर कौन सी सर्विस की बात हो रही है? यहाँ पर कोई अमेजन की डिलीवरी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो आप गवर्नमेंट जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है, एक पब्लिक को क्या सर्विसेज दे रहा है उसकी बात हो रही है। इकोनॉमी की रिसोर्सेज का आपको वेस्टेज नहीं करना है, इसकी बात हो रही है। और इफेक्टिवनेस, मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि जहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको, वहाँ पर आप उसके रिसोर्सेज लगा के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अगर थ्योरेटिकली कहाँ से इमर्ज होकर आया, तो डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर, उनकी बुक उन्होंने लिखी थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो कि 1992 में पब्लिश होती है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है एक इमर्जेंस होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है बेसिकली इट वॉज लाइक फॉलोड बाय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब देखिए, सबसे पहले जो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये बात कंफ्यूज मत होना, समझ में आ गया आपके? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और सेकेंडली क्या आता है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है। और टर्म जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये क्रिस्टोफर हुड ने अपने आर्टिकल में कॉइन किया था, पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन करके, जो 1991 में पब्लिश हुआ। ठीक है, मतलब इनके जो अगर हम टर्म की बात करें तो क्रिस्टोफर हुड द्वारा टर्म कॉइन अप किया गया था। और यहाँ पर जो है बाकी अगर हम बात करें कि डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर जो है, उन्होंने अपनी बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में जो है ये चीज़ जो है नोट डाउन की थी। अब ये एनपीएम था क्या? देखिए, हमेशा से मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में बताया था, अगर आपने वीडियोस जो है देख रहे हैं आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि सिविल सर्विसेज के लिए भी ये बातें निकल कर आती है कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको उनको इंसेंटिव आप दे सकते हैं। आप उनके जो है कहीं ना कहीं टारगेट बेस्ड इंसेंटिव उसको दे सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दे सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स जो है इसमें निकल कर आते हैं। इसमें बात की जाती है कि आपको कॉस्ट कटिंग इंसेंटिव जो है इंट्रोड्यूस करने हैं, क्वालिटी बढ़ानी है, आउटपुट्स रखने हैं, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी और मार्केट ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ब्यूरोक्रेसी पे जो है, ब्यूरोक्रेसी में आपको ये जो सब चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है, ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होते हैं इसको प्रो मार्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रो मार्केट। ये लोग जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आने के साथ साथ ये कहते हैं कि मार्केट पे आपको भरोसा रखना है। मार्केट पे भरोसा करना है मतलब ये कि आपको मार्केट को जो है, मार्केट के फोर्सेस को फ्री रहने देना है, और डिमांड एंड सप्लाई से जो है मार्केट को चलने देना है। गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात करते हैं कि एनपीएम जो है मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है, मैंने आपको अभी बता दिया कि मार्केट में बिलीव करते हैं और ये जो है एलपीजी के साथ आने एलपीजी को सपोर्ट करते हैं और इसी के साथ ग्रोथ किसका होता है, न्यू लिबर्टेरियंस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये सब लोग जो है 1990s में इमर्ज होकर आते हैं। आपने इनके बारे में लिबरलिज्म में पढ़ा होगा और ये लोग भी यही कहते हैं कि सोसाइटी को आपको वापस कैसा करना है, लिबरलिज्म की तरफ ले जाना है। जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो अभी इमर्ज होकर आया था, इसे आपको जो है अपोज करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले जो है स्टार्टिंग में समझाया था, अगर आपको याद होगा तो हमने लिबरलिज्म के अंदर डिफरेंट स्ट्रैंड्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था क्लासिकल स्ट्रैंड, एक पढ़ा था हमने मॉडर्न स्ट्रैंड, और बीच में हमने जो स्ट्रैंड पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी न्यू लिबर्टेरियनिज्म के बारे में, जो कि 1990s में इमर्ज होकर आता है। ये उसी ग्रुप से रिलेटेड है। ये सब साइलेंट फीचर्स है एनपीएम के, इसमें आपको पढ़ सकते हैं आप। वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ाने पे आपको फोकस करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। बेसिकली मतलब आप देखेंगे कि मतलब किसी के हाथ में पावर जो है इतना ज़्यादा ना आ जाए कि वो करप्ट हो जाए, इसे डिसेंट्रलाइजेशन करना है। कॉस्ट कटिंग मेथड्स आपको अडॉप्ट करनी है, मैनेजमेंट को फ्रीडम देनी है, कस्टमर की नीड्स को। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको आगे चल के डिफरेंस बताऊंगी। यहाँ पर कस्टमर्स बताया जा रहा है। कस्टमर्स मतलब जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको कस्टमर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। आगे चल के जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसके अंदर हम कस्टमर्स को कस्टमर जैसे मतलब पब्लिक को कस्टमर नहीं जैसे ट्रीट करेंगे, एज अ आप कह सकते हैं सिटीजन्स की तरह जो है उनसे हम ट्रीट करेंगे। और ये भी जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी को रिकॉग्नाइज करता है। ये कहता है कि पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, और ये भी कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंड आईसीटी का आपको यूज़ करना है। और सेकेंडली ये यही कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस है आपको पब्लिक सेक्टर में अपना लेनी है। अक्सर आपने देखा होगा ये सब प्राइवेट सेक्टर चीज़ें होती है कि आपको कॉस्ट कट करना है, मैनेजरियल एफिशिएंसी चाहिए, आपको जो है कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स को खुश रखना है। ये सारी चीज़ें ये जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट की फील्ड को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलाने की कोशिश की गई है। अगर इसका थ्योरेटिकल बेसिस समझे हम, तो इसके पीछे तीन थ्योरेटिकल बेसिस है। पहले तो उस टाइम पे तीन चीज़ों का ग्रोथ हो रहा था। एक है न्यू राइट्स फिलोसफी, समझेंगे हम, पब्लिक चॉइस अप्रोच और न्यू टेररिज्म। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि कोई भी चीज़ का बेस होता है, कोई चीज़ किसी पे खड़ी होती है, तो ये इसके तीन पाए थे। तीन पाए, जैसे कि कोई टेबल होता है तो टेबल के पाए होते हैं, तो वैसे ही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के तीन जो है आप देख सकते हैं बेसिस है ये। और तीन बेसिस क्या है, एक न्यू राइट्स फिलोसफी है, एक पब्लिक चॉइस अप्रोच है और एक न्यू टेररिज्म है। टेररिज्म हम पढ़ चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में पढ़ा था हमने। नहीं पढ़ा है तो आपने जाकर एक बार वीडियो चेकआउट कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेररिज्म की क्रिटिक निकल कर आते हैं, इसलिए न्यू टेररिज्म का ग्रोथ होता है। ठीक है, और पब्लिक चॉइस अप्रोच का इस टाइम पे ग्रोथ होता है। पब्लिक चॉइस क्या होती है समझाती हूँ आपको। न्यू राइट्स फिलोसफी का इस टाइम पे ग्रोथ होता है। ये तीनों चीज़ों का जब ग्रोथ होता है तो यही तीनों चीज़ें बेसिस बनती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पॉलिसीज का। न्यू राइट्स फिलोसफी क्या होती है, 1950 से ये मूवमेंट शुरू हो चुका था न्यू राइट्स फिलोसफी का। और ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, जो यूएसएसआर में उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये कह रहा था कि गवर्नमेंट जो है अपने हाथ को उसको हटा देना चाहिए इकोनॉमी से, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि सबको फ्री में खाना खिलाए, फ्री में हाउसिंग प्रोवाइड करे, फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज दे। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है, आपको अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है। एनजीओ को इसमें आने दीजिए, मतलब नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को इसमें आने दीजिए और गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने दीजिए। ये न्यू राइट फिलोसफी है। मतलब ये कहती है कि मार्केट से गवर्नमेंट का हाथ हटा दीजिए, फ्री मार्केट को प्रोपोगेट करती है, गवर्नमेंट को एज अ सर्विसर प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानती, और कहती है कि एनजीओ को इस फील्ड में आने दीजिए। वो कहती है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो गवर्नमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा ना, अगर आपने नोटिस किया है कि जो गवर्नमेंट का काम होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, सरकारी कामकाज बहुत स्लो होते हैं, और अगर आप कोई काम को प्राइवेटाइजेशन करके मतलब प्राइवेट कंपनी से जाते हैं तो वही काम फास्ट होता है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये कहते हैं कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जो इनसफिशिएंट और वर्किंग स्टाइल है और इनएफिशिएंसी है गवर्नमेंट की, वो दूर कर सकते हैं। इसलिए प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन आई होप आपको पता है बहुत अच्छे से, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, और आप पॉल साइंस स्टूडेंट है तो आपको प्राइवेटाइजेशन पता होगा। जब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अपने चीज़ों को शेयर, अपने जो शेयर है या फिर कंपनी है उसको बेच देती है प्राइवेट कंपनीज को, तो हम उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो कहते
कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन क्यों करती है, फंड रेज करने के लिए करती है। ये बहुत सारे रीजंस होते हैं प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको ये देखने को मिलती है कि जब बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसका कारण क्या है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है। इसका इफेक्ट ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी, और प्राइवेट कंपनी के हाथ में जब चीज़ें आ जाएगी तो वो एफिशिएंट जो है बढ़ जाए, एफिशिएंसी जो है उसकी बढ़ जाती है। तो यही न्यू राइट फिलोसफी कहते हैं कि आपको जो है प्राइवेटाइजेशन करना है, मार्केट इकोनॉमी पे फोकस करना है, और गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट से अपने हाथ हटा लेना चाहिए। एक और जो अप्रोच आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एज अ नेम सजेस्ट, पब्लिक चॉइस अप्रोच। ये विंसेंट स्ट्रॉम की एक राइटर है जो कि उन्होंने लिखा है इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वो लिखते हैं, मतलब बेसिकली वो बताते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेसी है, इससे जो है हट जाना चाहिए। मतलब बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, एंटी ब्यूरोक्रेसी है। आपने देखा होगा, आपने कभी तो ज़िंदगी में सोचा होगा कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये करप्ट होते हैं, हम क्यों उनको पावर देते हैं, क्यों हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर पे बैठे रहे और हम लोग एक्टिव डिसीजंस ले, हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के डिसीजंस में, हमारे पास राइट हो कि हम लोग वोट कर सके घर पे बैठ के डिसीजंस के बारे में। तो वो ट्रू डेमोक्रेसी है ना। यही तो ट्रू ट्रू डेमोक्रेसी है कि आप घर पे बैठ के जो है वोट कर सके, और आपको जो है क्या कहते हैं, एक प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो यही आइडियोलॉजी पब्लिक चॉइस अप्रोच में विंसेंट ऑस्ट्रॉम जो है बताते हैं, और इसी के साथ पब्लिक चॉइस अप्रोच का इमरजेंस होता है। ये एक एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होती है कि क्यों हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, सिविल सर्वेंट्स को ये अथॉरिटी दे, ये पावर दे कि वो दुनिया की, देखिए इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है तकरीबन, और आप देखेंगे कि सिविल सर्वेंट्स कितने हैं इंडिया में। पूरे सिविल सर्वेंट जितने भी अगर आप देख लीजिए तो ये करीबन 10% भी नहीं कह सकते हम, 1% सिविल सर्वेंट जो है 99% लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि 1% लोगों के हाथ में हम 99% लोगों का फ्यूचर क्यों दें। ये जो है, ये इस पर्टिकुलर पब्लिक चॉइस अप्रोच का जो है मेनली आइडिया है, मेनली फिलोसफी है। पब्लिक चॉइस अप्रोच इस चीज़ पे फोकस करती है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हमें बनाने हैं, लोगों का हमें वोट लेना है, वोट मतलब हर चीज़ में कि क्या आप डिसीजन चाहते हैं, क्या आप चीज़ें चाहते हैं, और इससे जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इससे आपको बेसिकली हर चीज़ में जो है डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ब्यूरोक्रेसी को आपको पावर नहीं देना है। ये जो आपने इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी बना के रखी है, जैसे कि मैक्स वेबर की थ्योरी आती है, ये सबको क्रिटिसाइज करती है, कहते हैं कि नहीं, ये सब थ्योरीज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स करप्ट होते जा रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ब्यूरोक्रेसी को जो है पावर दें। तो ये पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है इस टाइम पे इमर्ज होकर आती है। आई होप पब्लिक चॉइस अप्रोच भी आपको क्लियर है, और इससे ऊपर मैंने आपको जो अप्रोच समझाई थी रिगार्डिंग न्यू राइट फिलोसफी, ये भी आपको जो है क्लियर है। अब बात करते हैं न्यू टेररिज्म की। अब आपको पहले से पता ही है कि टेररिज्म जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पे फोकस करते थे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उन्होंने पूरी थ्योरी दी थी साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से आपको प्रोडक्शन जो है बढ़ाना है फैक्ट्री के अंदर। तो ये तो फैक्ट्री से रिलेटेड था, आपने पढ़ा होगा, अगर डिटेल में मैंने आपको समझा चुकी हूँ। वहाँ पर डिफरेंट उन्होंने फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे कि किस तरीके से इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट को मतलब किस तरीके से आप इंसेंटिव दे सकते हैं, किस तरीके से आपको लोगों को अपील करना है, किस तरीके से जो है आपको फंक्शनल फोरमैनशिप का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, सिलेक्शन किस तरीके से करना है वर्कर्स का, और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस को जो है आपको यूज़ करना है, और ये बहुत सारे उन्होंने जो है चीज़ें दिए थे। तो ये तो सब उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के कंटेक्स्ट में दिए थे ना। लेकिन अब 1970s ऑनवर्ड्स जब कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के पास इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, मैंने आपको पहले बताया कि ऑयल के रिलेटेड जो है क्राइसिस आ जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब ये क्राइसिस आता है तो ये ऐसा ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा, जिससे हमें पब्लिक चॉइस मतलब पब्लिक हमें जो है कहीं न कहीं गवर्नमेंट की फील्ड में भी जो है इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी की ज़रूरत है। इस चीज़ के चलते ये होता है कि न्यू टेररिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये है कि जो टेररिज्म हम पहले इंडस्ट्रीज़ में लगाया करते थे, अब वो हमें कहाँ लगाना है, अब हमें वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना है। सिंपल सी बात यही है कि हमें जो है इकोनॉमी को ओपन अप करना है, एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स है उसे हमें क्या करना है, इंसेंटिव देना है, उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में जज करना है। ऐसा नहीं कि बस आपने उसको उनको फिक्स सैलरी पे रख दिया और कहा कि चलिए आप आपके हिसाब से जो है पैसा खाते रहिए और काम ही मत कीजिए। इस तरीके से नहीं करना है। वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो आप मैनेजमेंट का तरीका अपना रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर में भी अपनाइए, ठीक है। और आप टारगेट सेट कीजिए। ये जो फोकस होता है कि आपको हर इंसान को इंडिविजुअल इंसेंटिव देना है, इस पे जो है न्यू टेररिज्म ने फोकस किया, ना कि कलेक्टिव इंसेंटिव देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं न्यू पब्लिक सर्विस की। तो न्यू पब्लिक सर्विस एक बहुत डिफरेंट आइडिया है, ठीक है। न्यू पब्लिक सर्विस जो है बहुत डिफरेंट आइडिया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से।
और ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस चैप्टर में आप न्यू पब्लिक सर्विस भी पढ़ेंगे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब ये क्या है उसे हम समझते हैं। तो जो न्यू पब्लिक सर्विस होती है ये कहती है कि बेसिकली आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, मैं आपको कंट्रास्ट करके बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पर कहा जा रहा था ना कि आपको पैसे के लिए काम करना है। इन शॉर्ट ये कि अगर आप एज अ सिविल सर्वेंट है तो आपको मोटिवेट क्या किया जाएगा कि आप अच्छे से काम करिए तो आपको क्या मिलेगा, पैसा। लेकिन क्या एक सिविल सर्वेंट का ये एथिक्स होना चाहिए कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम करे? जी नहीं। तो ऐसा इसलिए बिकॉज न्यू पब्लिक सर्विस जो है कैसा आइडिया इमर्ज होकर आती है कि आप एथिक्स के लिए काम करें, लोगों को इंस्पायर करने के लिए काम करें। आपके अंदर ये जी में हो, आपके मन में ये होना चाहिए कि आप जो है लोगों के लिए अपनी लाइफ जो है जी रहे हैं, और आपके मन में ये होना चाहिए कि आप सर्विस का एटीट्यूड होता है ना वो होना चाहिए। आप हर चीज़ पैसे के लिए नहीं कर सकते। अब आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि चलिए मैंने ये इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है मैंने सप्लाई हर जगह करवा दिया, आप मुझे इंसेंटिव दीजिए। तो ये न्यू पब्लिक सर्विस का आइडिया एक बहुत अच्छा है। इसमें ये कहता है कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए आप काम कीजिए, सिटीजन्स के इंटरेस्ट के लिए काम कीजिए, उन्हें कस्टमर मत समझिए, उन्हें जो है क्या समझिए, सिटीजन समझिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये डेनहार्ट एंड डेनहार्ट ने निकाला था। बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक अप्रोच है क्योंकि इसके अंदर बताने की कोशिश करती है कि आपको लोगों के प्रति सर्विस का भाव रखना है। आपको हर चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपके मन में वो फीलिंग होनी चाहिए, लोगों के प्रति एथिक्स एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए। अगर आज के टाइम पे आप सिविल सर्विसेज देखिए तो यही बेसिस पे आपको रिक्रूट किया जाता है। आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, ठीक है, और आप क्या करेंगे अगर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली न्यू पब्लिक सर्विस ये मानती है कि पब्लिक सर्वेंट का काम ही यही है कि वो सिटीजन्स को जो है उनके भले के लिए, उनके हित के लिए काम करे, ना कि उनको कंट्रोल करे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राजा महाराजा बन के बैठ जा रहे हो, आपको जो है लोगों के हित में काम करना है। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से हट के जो है बेसिकली ये जो है न्यू पब्लिक सर्विस ये कहती है कि आप सर्वेंट्स हैं, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखेंगे सिविल सर्विस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, ठीक है। सर्वेंट्स मतलब आप लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं, आप लोगों के बॉस नहीं है, आप उनके सर्वेंट है। तो ये जो एटीट्यूड है ये एटीट्यूड यहाँ पर दर्शाया जाता है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि आप मैनेजर है और आपके जो है लोग जो है वो कस्टमर है, तो इसमें आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे ना फिर। लेकिन अब जो है न्यू पब्लिक सर्विस इसकी बात करती है कि आपको लोगों के हित में काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों को आपको सर्व करना है, ये आपकी ड्यूटी है। अब न्यू पब्लिक सर्विस में ये कहा जा रहा है कि आपको लोगों को एज अ क्लाइंट नहीं देखना है, आपको लोगों के इंटरेस्ट में काम करना है, सेल्फ के इंटरेस्ट में काम नहीं करना है, और लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने का काम आपका है। और आपका ही सारा काम है कि आपको लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, और आपको जो है अप्रोचेबल रहना है, एक्सेसिबल रहना है, अकाउंटेबल रहना है, ठीक है। तो डेनहार्ट ने न्यू पब्लिक सर्विस का जो है कॉन्सेप्ट ही निकाला, और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का जो मोटिवेशन क्या होना चाहिए, लोगों का मोटिवेशन ये होना चाहिए कि उनको भलाई का काम करना है, ना कि ये होना चाहिए कि आपको जो है पैसों के लिए काम करना है। न्यू पब्लिक सर्विसेज के अंदर डिफरेंट स्कॉलर्स ने काम किया है, ड्यूइट वाल्डो ने भी काम किया है, लेकिन न्यू पब्लिक सर्विसेज के अंदर जो स्कॉलर्स काम कर रहे थे उसके अंदर भी आप देख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो पहले तो न्यू पब्लिक सर्विसेज को किस तरीके से बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म के बेसिस पे बताया गया, सिविल सोसाइटी के बेसिस पे बताया गया, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के ऊपर बताया गया। अब बताऊंगी मैं आपको क्या है ये तीनों चीज़ें। तो देखिए ये डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं जब सिविल सोसाइटी की। सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी का ही सोसाइटी जहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो एनजीओज है, ये जितनी भी आपकी गवर्नमेंट से हटके जितनी भी बॉडीज होती है वो सिविल सोसाइटी को फॉर्म करती है। और यहाँ पर लोग क्यों आते हैं? सिविल सोसाइटी में लोग इकोनॉमिक कंसर्न्स के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब आपसे जो है लेन देन, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब चीज़ें नहीं होती है। सिविल सोसाइटी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब क्यों आती है, साथ में मिलकर काम करती है ताकि एक दूसरे का भला हो सके और आपस में मिलके कुछ इंटरेस्ट ये लोग परस्यू कर सके, और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होते हैं। तो ये एक आइडिया था, इसके बेसिस पे सिविल न्यू पब्लिक सर्विसेज का जो है आपको देखने को मिलता है जन्म हुआ। दूसरा आइडिया है थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। मतलब ये कहा जाता है कि आप एक डेमोक्रेटिक सिटीजन हुए, मतलब आप एक डेमोक्रेसी में रहने वाले नागरिक हैं, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज भी है और आपकी कुछ राइट्स भी है जो आपको समझने हैं। तो ये चीज़ जो है थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है। अब बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म की।
मतलब आपको ये देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको आत्मीयता का भाव बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि वर्कर्स को आपको जानवर की तरह ट्रीट करना है। आपको पता ही है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिक यही था कि वर्कर्स को वो कॉक की तरह ट्रीट कर रहे थे, ना मशीनरी। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बाद में जाकर जो एक आप देखेंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई, जो मैंने आपको समझाई है, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या मानती है कि ह्यूमन जो है बेसिकली उसके, आपको ह्यूमन पे फोकस करना है, उसके बिहेवियर पे फोकस करना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म की जो थ्योरी से मर्ज होकर आ रही थी बेसिकली, कि इंसान को आपको जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक मशीन नहीं समझ लेना है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो मशीन है। आपको जो है उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज भी डालनी है। तो ये आइडिया भी आपको देखने को मिलता है, निकल कर आता है। तो ये तीनों आइडियाज की वजह से आपको देखने को मिलता है कि न्यू पब्लिक सर्विस का जो है फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि न्यू पब्लिक सर्विसेज की क्या प्रिंसिपल्स है। इसमें सिटीजन्स को सिटीजन्स माना गया है, ना कि कस्टमर्स माना गया है। पहले न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में उनको कस्टमर माना जा रहा था, जैसे कि उनकी डिमांड है उसको फुलफिल कर दो। ऐसा नहीं, इनकी आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको इनके साथ मेंटेन करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इनके पब्लिक इंटरेस्ट में आपको काम करना है, ना कि खुद के पर्सनल इंटरेस्ट में काम करना है। सिटीजनशिप को आपको वैल्यू करना है, और आपको ये भाव रखना है दिमाग में कि आपको सोसाइटी के तरफ जो है कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, ना कि आपको ये भाव रखना है कि आपको कुछ, मतलब कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाना है आपको। एंटरप्रेन्योर क्या करता है बेसिकली, दे आल्सो सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, लेकिन वो प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी को सॉल्व करके बिजनेस करने की कोशिश करता है। वो आपको नहीं करना है। आपको लोगों की तरफ जो है एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट की भावना रखनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना है और डेमोक्रेटिकली एक्ट करना है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि लोगों का सबसे ज़्यादा भला किस तरीके से होगा। आपको उस फेवर में, आपको डेमोक्रेसी के हित में जो है काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी देखना है कि कहीं न कहीं जो है अकाउंटेबिलिटी जो है इतनी सिंपल नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी इतनी सिंपल नहीं होती, इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा जो है, लोग आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आपसे लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हमेशा अलर्ट रहना है। आपके ऊपर कभी भी कोई मॉरलिटी का क्वेश्चन उठा सकता है, प्रोफेशनल नॉर्म्स का क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है? आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, आपको लोगों को अकाउंटेबल रहना है। आपको लोगों को सर्व करना है, ठीक है? आपको सर्व करना है, उनको कंट्रोल नहीं करना है कि आप सिविल सर्वेंट बन गए तो आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? आपको लोगों को वैल्यू करना है, ठीक है? लोगों को वैल्यू करना है, प्रोडक्टिविटी को वैल्यू नहीं करना है। जैसे कि अर्लियर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज होती थी, ये क्या कह रही थी कि आपको क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को वैल्यू करना है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो वर्कर को निकाल दो। लेकिन यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको लोगों को वैल्यू करना है, प्रोडक्टिविटी को वैल्यू नहीं करना है। दोनों के बीच में अभी तक डिफरेंस तो आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं आपको न्यू पब्लिक सर्विस और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंसेस बता देती हूँ, तो पूरी चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, न्यू पब्लिक सर्विस जो है ये ज़्यादातर किसके रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डेमोक्रेटिक थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, समझ लीजिए। इसका जो टिल्टेशन है न्यू पब्लिक सर्विस का, ये है डायरेक्टली डेमोक्रेसी की तरफ, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का टिल्टेशन किसकी तरफ है, इकोनॉमिक थ्योरी की तरफ इसका टिल्टेशन है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब बात करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किसकी बात करती है, इकोनॉमिक मैन की बात करती है। इकोनॉमिक मैन की बात करती है, मैं आपको पहले भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में समझा चुकी हूँ। एक इकोनॉमिक मैन एक ऐसा मैन होता है जो सिर्फ और सिर्फ मनी से मोटिवेटेड होता है। मतलब किसी इंसान से आपको कुछ काम करवाना है, उसको पैसे दो और वो काम कर देगा। मतलब इंसान का अल्टीमेट मोटिवेशन मॉनेटरी रिसोर्सेज होता है, ये इकोनॉमिक मैन का अजम्पशन है। ठीक है, तो ये अजम्पशन के साथ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है काम करती है, लेकिन यही अजम्पशन के साथ जो है न्यू पब्लिक सर्विस काम नहीं करती। ये कहती है कि इंसान जो है ना, उसकी खुद की वैल्यूज होती है। इंसान जो है उसको आप इकोनॉमिक मैन मत समझिए। जैसे कि डिफरेंट मैन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट लोग निकालते हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। ये जो है बोलते हैं कि ह्यूमन जो है रैशनल है, और बेसिकली उसके अंदर आपको ये देखना है कि ह्यूमन जो है डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, सिर्फ पैसों को कंसिडर नहीं करने वाला है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इंडिविजुअलिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। वो कहती है कि इंडिविजुअलिज्म पे आपको ध्यान देना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन न्यू पब्लिक सर्विस सोसाइटी के ऊपर ध्यान देती है, शेयर्ड वैल्यूज़ की तरफ ध्यान देती है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होते जा रहा है ना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड है, और ये जो है न्यू पब्लिक सर्विस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जो है आपको मिलती हुई दिख रही होगी। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सोचता है कि पब्लिक सर्वेंट्स को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कस्टमर्स की तरफ, उनको कस्टमर की तरफ ट्रीट करता है। लेकिन न्यू पब्लिक सर्विस क्या कहती है कि पब्लिक सर्वेंट्स को सिटीजन्स की तरफ रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। डिफरेंस क्या है, दो वर्ड्स का है, सिटीजन से कस्टमर, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जब आप सिटीजन्स को कस्टमर मानने लग जाएंगे तो आप उनको बिजनेस की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे, वो आपको नहीं करना है।
अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मानती है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, टू स्टीयर, मतलब आपको कंट्रोल करना है, आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आपको जो है गाड़ी चलानी है। लेकिन न्यू पब्लिक सर्विस ऐसा कहती है कि नहीं, आपके हाथ में गाड़ी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्व करना है, आपका काम क्या है, सर्व करना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मार्केट ड्राइवन है, मतलब ये मार्केट पे बिलीव करती है और ये जो है मार्केट करके डिमांड सप्लाई और फोर्सेस पे बिलीव करती है। लेकिन न्यू पब्लिक सर्विस कहती है कि नहीं, कम्युनिटीज वैल्यूज, सिटीजन के इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है बेसिकली ये बोलती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको पैसा दीजिए, आप उन्हें मॉनेटरी एस्पेक्ट दीजिए। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि अगर कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट बना है और वो पैसे से मोटिवेट होकर लोगों का भला कर रहा है, तो क्या वो सही में पब्लिक सर्वेंट की जॉब बराबर कर पाएगा? तो यही चीज़ को चैलेंज करती है न्यू पब्लिक सर्विस, और कहती है कि नहीं, आपको उनको मोटिवेट करना है किस चीज़ के लिए, कि अब वो पब्लिक सर्वेंट है और उनका काम ही यही है कि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। आई होप ये वीडियो आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। इसमें बेसिकली हमने न्यू पब्लिक सर्विस और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा। इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट था नहीं, ये दोनों भी चीज़ें ईजी थी। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके आप बता सकते हैं। आई विल सॉल्व योर डाउट्स। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।